आपको क्या लगता है कि लोग मेंटल हेल्थ पे बात करने से डरते हैं या देर कर देते हैं? हम हमेशा दिखाना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट। भाई कैसे बेस्ट हो सकते हो? बीइंग अ मैन ऑफ अ हाउस एक होता है ना हमेशा से कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता। मैं कहता हूँ कि होता है, बहुत होता है। हर एक 5 स्टार होटल जो होता है दिखने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बैक एंड में आप जाके देखिए जो उनके एक्चुअली एम्प्लॉयज होते हैं वो खाना कहाँ खा रहे होते हैं। मेल जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुपचाप अपने गार्डन में बैठ जाता हूँ। 2013 में ऑफिस में ही बैठे बैठे उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। छोटा भाई था तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सडन शॉक था। अगर उस समय मैं टूटता तो शायद हमारा पूरा परिवार बिखर जाता। तो अंकुश जी, कॉर्पोरेट लाइफ ने या वर्क लाइफ ने आपको क्या दिया और आपसे क्या लिया? कॉर्पोरेट लाइफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बहुत पॉलिटिक्स भी देखा, उस पॉलिटिक्स का शिकार भी हुआ, उस पॉलिटिक्स को सीखा भी, फिर उस चक्रव्यूह से निकला भी। पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। और रिदमशाला का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आज मैं करीब 500 से ज़्यादा स्कूलों के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे उन बच्चों ने हमारे वर्कशॉप्स अटेंड किया। जो लोगों को फेंकने की बीमारी है या कुछ गुस्से में जो तोड़ते फोड़ते हैं, उनको ड्रम्स जरूर बजाना चाहिए। कि अ टैलेंटेड वन इज हु नो हाउ टू हैंडल हिज टैलेंट। हर चीज़ के लिए कॉमर्शियल एंगल मत देखिए। इसको बजाने से फ़ायदा क्या? अरे इसको बजाने से आप खुश हैं। हमें बात करने की ज़रूरत है और बात से ही बात बनती है। कनेक्टेड माइंड जो काम कर रहा है, इसमें हमें कनेक्शन को, जो डॉट्स अलग अलग जगहों पे जो बैठे हुए हैं, उनको जोड़ना है। हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का नाम तो लिखवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे से पूछ नहीं पाते कि तुम वाकई में खुश हो। अपने युवाओं से बात करता हूँ, छोटे बच्चों से बात करता हूँ, उनको एक सिंपल सी हनुमान चालीसा नहीं आती। हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, उनको पता ही नहीं है कुछ, तो इसके लिए कौन करेगा? अगर हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो हमें कोई भी कुछ भी बना देगा। रिश्तों की उलझनें, कॉर्पोरेट वर्क लाइफ प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, किसी अपने का दुनिया से चले जाना, इनमें से एक भी चीज़ किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाए तो वो टूट सकता है। लेकिन सोचिए, अगर ये सब एक ही इंसान की ज़िंदगी में हो। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्क का प्रेशर झेला, बल्कि अपने भाई और पिता को खोया। ज़िंदगी में डिप्रेशन में भी गए। उनके पास हर वजह थी ज़िंदगी से हार मान लेने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हमें एक हॉबी को ज़िंदा रखना चाहिए। बुरे वक्त में वो हॉबी हमें ज़िंदा रखती है। खराब समय में वही हॉबी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और यही प्रूव किया अंकुर शरण ने, जो हमारे आज के गेस्ट हैं। वो कोई बड़े स्टार नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो उस आम इंसान का चेहरा है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, बहुत कुछ दिन भर झेलता है, रिश्तों को संभालता है, लेकिन फिर भी जिंदगी को अच्छे से जीता है। और इसलिए आज हम अंकुर शरण के साथ बात करेंगे जिंदगी पर। थैंक यू अंकुर जी, कनेक्टेड के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू बहुत ऋतु बहुत जी। स्वागत। थैंक यू ऋतु जी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, कौन है अंकुर शरण? एक आम इंसान, एक वो शख्स जैसे मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ और दिल्ली में आज बसा हूँ अपने परिवार के साथ। बहुत कुछ देखा, एक छोटे से शहर से लेके एक ऐसे शहर जहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है। हम कई बार गुमनाम हो जाते हैं और कई बार अपने नाम बनाने की कोशिश करते हैं। और शायद कॉर्पोरेट घराना यही है कि जब लोग कॉर्पोरेट लाइफ को जीने के लिए देश विदेश में कहीं से भी भागते फिरते रहते हैं, जैसे भारत में ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने शहरों से, अपने गांव छोड़ के वो दिल्ली एनसीआर या इस तरीके के माहौल में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी भी एक कहानी है। तो अंकुर, एक ऐसा दौर आया जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अपने अपने भाई और पिता को खोया। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था? वैसे परिवार में कौन कौन है? मैं अभी इस समय मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। पहले बहुत अच्छा सभी थे, पिताजी थे, भाई था, लेकिन 2013 में ऑफिस में ही बैठे बैठे उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। छोटा भाई था। सुबह सोचिए, सुबह जिसको मैं ऑफिस छोड़ के आया, शाम को पता चलता है कि इमरजेंसी से कॉल आती है कि उसको
अपोलो लिया गया है और वहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ब्रेन हैमरेज। सो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सडन शॉक था। और उसके बाद वो 2013 से लेके 17 तक ही वॉज टोटली बेड रिडन। तो जब आप समझिए, जब हम पीक टाइम पे होते हैं अपने करियर के, उस टाइम पे मुझे अपना घर भी संभालना था, अपने उस पिता को भी संभालना था, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़े एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे। अगर उस समय मैं टूटता तो शायद हमारा पूरा परिवार बिखर जाता, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत बांधी। यही परिवार का एक साथ होता है, मजबूती होती है, जिसमें मेरी माँ ने बहुत सहयोग दिया, मेरे पिताजी ने, और सबसे ज़्यादा कि जब मेरी शादी को ही 1 साल हुए थे, उसके बाद ये ऐसी जब घटना घट गई तो मेरी वाइफ। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर, एक बस ये था कि हमें इस तरीके के दौर से गुजरना है, हटना है। उसके लिए वो 4 साल का संघर्ष रहा, लेकिन जब 17 में आते आते जब ये फाइनल हो गया, एम्स में भी 6 महीने उसका एडमिशन चला। उसके बाद जब ये पता हो गया कि वो ठीक नहीं हो पाएगा, और जब ये उसे पता चल गया मेरे छोटे भाई प्रतुल को, तो सिर्फ एक नाउम्मीद की जो एक आंसू होता है वो गिरा। और गिरने के बाद उसने मुझे खुद ही उस समय बोल दिया कि भैया अब पापा मम्मी का सबका ख्याल रखना। और ठीक उसके 3 महीने के अंदर ही कोलैप्स्ड। तो देखिए, जब तक कहते हैं ना, जब तक आस है तब तक सांस है। वो जिस दिन जब एम से भी जब उसको दिख गया कि अब आस खत्म हो चुकी है, तो वो टूट गया। और बस उनका टूटना था। मेरे पिताजी को कहीं ना कहीं वो आघात लगा, बट किसी तरीके से सर्वाइवल चला, अच्छा रहा, उनको एक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अंदर से उदास तो थे ही, और कभी बोलते नहीं थे, क्योंकि हर पिता की वही कहानी है जो आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हर घर में कोई ना कोई स्ट्रगल्स होता है, लेकिन हाँ, जब मेडिकली जब आप कुछ इस तरीके के दौर से गुजरते हो, तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आपको बहुत देखने को मिलता है कि आपको घर वर्क लाइफ बैलेंस भी देखना है, घर भी देखना है। तो दिस आर द थिंग्स जो हमारे उस दौर पे आई, और काफ़ी कुछ उस समय हमने खोया। 6 महीने तक सोचिए, मतलब हम लोग कभी एक साथ घर पे रहे नहीं। ही वॉज टोटली एडमिटेड इन द एम्स, और जब वो गया तो साइलेंटली चला गया। 3 दिन तक कुछ नहीं हुई। वॉज ऑलमोस्ट इनटू आईसीयू स्टेज एंड ही कोलैप्स्ड। और 2017 में उसके जाने के बाद फिर 23 में हमारे फादर भी चले गए। अंकुर, ग्रीफ जो है ये इमोशनल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, और ग्रीफ को अपने हिसाब से हर कोई वो करता है जी, है ना। उससे बाहर निकलना सबकी अपनी जर्नी है। जी। आपने क्या किया उस ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए? आपको लगता है आप अभी भी उसमें हैं? हाँ, कभी कभार क्यों रहे, इंसान है तो डेफिनेटली। ये जो एआई के दौर में जो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इमोशंस हैं तभी तक हम इंसानियत की बात कर सकते हैं। अदरवाइज तो एआई ने तो वाकई में सब कुछ बदल दिया है। लेकिन जो एआई, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो यही है कि आज के दौर में और उस समय के दौर में जब मैंने उस स्ट्रगल को मैंने देखा, झेला, तो यही देखते हैं आज भी। जब मुझे लगता है कि हाँ, वो दौर याद आता है तो निसंदेह आंखें नम हो जाती हैं, मन भर जाता है। और बुरा तब लगता है जब हम देखते हैं कि आज समाज में ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पे भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। पिता जो होते हैं, कई सारे पिताओं से मैं मिलता हूँ जो कि वृद्धाश्रम में बैठे हैं, तो तब और दुखी होता है मन। और स्पेशली जब आप रिश्ते सामने टूटते बिखरते हुए देख रहे होते हैं। मैंने खो दिया, कई लोग खोने के कगार पे हैं। तो मैं हमेशा से यही, मुझे लगता है कि जो आपके पास है उसे आप संभाल के रखो, क्योंकि यही आपकी एक्चुअल एसेट है। और रही बात कि हमने क्या खोया क्या पाया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, हमने इसको कैसे संभाला, वो सबसे पहले बात ही है कि आप अपने मेंटली आप अपने आप को कितना फिट रख पाते हो। उस प्रॉब्लम तो आ गई, अब आपके साथ या तो आप रोते रहो लोगों तक। और एक बात तो मैंने सीख ली, अगर आप रोगे तो आपके पास कोई बैठने वाला नहीं होगा, और अगर आप हंसोगे, अपनी बातों को आप शेयर करोगे और जिंदा दिल बन के रहो, तो मुझे लगता है कि लोग आपको पॉजिटिवली लेंगे। तो मैंने भी बस वही किया। जब मेरा भाई उन 4 सालों में वो अपने पूरे दम के साथ काम करता रहा, लेटा था, लेकिन कभी भी कोई भी उसे पूछता था कोई बात नहीं तो ठीक हो जाओगे, तो बोल नहीं पाता था क्योंकि पूरी बॉडी पैरालिटिक हो चुकी थी।
तो बस वो धीरे से मुस्कुरा के सब यही कहते हैं, ये कह के तो हम लोग खुद हंसते थे कि चलो ठीक है, उन वो भाई वो जो आया है वो क्या कह के जाएगा, यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा। और शायद 2017 में 3 मार्च को वो ऐसा ठीक हुआ कि वो यहाँ से चला गया। तो ऐसी बातों को देखकर सुनकर बस ये लगता है कि जब वो इंसान जो मेंटली इतना ऐसा इंसान वो था, जो कैरम बोर्ड पे अगर बैठ जाए तो शायद एक या तीसरे चौथे बार में वो पूरी की पूरी 9 की 9 गोटियां ले लेता था। और हम लोग कई बार इस बात में डरते भी थे कि उसके सामने नहीं आए, और वो बच्चा जब गया तो वो पेन नहीं उठा पाया। तो सोचिए, जो एक अच्छा खासा शख्स जब वो गिर जाता है तो उसको संभालने वाला कौन होता है। अगर मैं भी उस समय गिर जाता तो शायद वो 4 साल भी वो बच नहीं पाता, और शायद उस समय मेरी माँ, मेरे पिताजी, हर कोई उस डिप्रेशन के दौर में जाके ख़त्म हो सकता था। पर अंकुर, केयर गिवर, यस, हम अक्सर जो जूझ रहा है, आप बार बार अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं कि वो क्या फेस कर रहे थे, लेकिन केयर गिवर भी साथ साथ बहुत कुछ झेलता है। उस दौर में आप खुद भी डिप्रेशन में भी गए जी। क्या लगता है आपको सबसे मुश्किल क्या था उस समय? वो दर्द, अकेलापन, कि आप किससे शेयर करें क्योंकि इस समय आप हैं जिसको सब संभालना है जी। या ये कि कोई आसपास समझ पा रहा है या नहीं? क्या चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि परेशान कर रही थी? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान मुझे उस समय लगा कि देखिए, जब आप स्टार्टिंग ऑफ योर करियर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास नहीं होते, राइट। बहुत कुछ आपका पैसा जो होता है, फिनेंशियल जो आपकी क्राइसिस आती है, वो अचानक से जितने भी बड़ा आप इंश्योरेंस लेके रखे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेंस आपके अनवांटेड होते जाते हैं। उस समय भी ऐसे ही दौर आया था। मतलब जब आप आईसीयू में एडमिट है तो एक दिन का खर्चा 50-50 हज़ार का था। तो उस समय, और उसी दौर 2016 में ये नोटबंदी का कार्यक्रम हो चुका था, तो उस समय पैसे, कैश क्रंच इतना ज़्यादा हो चुका था कि बस किसी तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे थे। तो वो सबसे बड़ा दौर उस समय लगता है कि काश हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी जगह हो, या कोई ऐसा मददगार आ जाए जो किसी तरीके से बस मेरे भाई को बचा ले। तो उस तरीके से हम लोग, जो भी हमारी सेविंग्स थी, पापा ने कुछ लैंड्स लिए थे उसको बेच के, जिस भी तरीके से था, उस समय सिर्फ दिमाग ये था कि इसको हमें बचाना है। तो क्या होता है कि परिवार जब साथ होता है, जब आपके लोग आपके साथ होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके क्लोज निट के फैमिली मेम्बर्स, सर्किट में जो फ्रेंड्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम को हमने देखा, एंड दैट मोमेंट वाज रियली, एक लगा कि हाँ, इस चीज़ को लेकर हम ज़रूर, एक अच्छी बॉन्डिंग आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल पर्सपेक्टिव पे आप काम कर सकते हैं। अंकुर, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी, आपके घर में आपकी मदर और वाइफ थी, वो भी उसी चीज़ से जूझ रहे थे। एक तरफ आप, आपके पिताजी थे। आपके हिसाब से ऐसी कंडीशंस में क्या आपने भी ये नोटिस किया कि मेल जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं वो कुछ ये कि सब चीज़ें ठीक मुझे करनी है या मुझे संभालना है, इसका प्रेशर उन पे बहुत होता है, वो अपने इमोशंस को वैसे एक्सप्रेस नहीं करते? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि बीइंग अ मैन ऑफ अ हाउस, एक होता है ना हमेशा से कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता। मैं कहता हूँ कि होता है, बहुत होता है। हो सकता है वो सामने ना दिखाए। मेरे पिताजी वॉज स्मोकर, उस दौरान वो चेन स्मोकर हो चुके थे। कई बार हम लोगों ने मना करता, कई बार मेरी उनसे इस बात पे भी अनबन हो जाती थी कि पापा वो तो चलो ठीक है उसके साथ, अब आपको जब भी मौका मिल रहा है आप जा के आप सिगरेट पी के आ रहे हो। तो मुझे उनका भी कंसर्न था, बिकॉज वो एक उस दौर में जा रहे थे जहाँ पे आने वाले टाइम में वो रिटायर एज में, और क्योंकि जिस फील्ड से वो, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन की फील्ड से, वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लीड किया उन्होंने, वो तो उसमें भी एक मेंटल प्रेशर हमेशा से रहता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े एरिया को संभाल रहे होते हो जहाँ पे आपको बिजनेस का बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आपके डिसीजन से, क्योंकि ऑपरेशनल हम लोग रहे, सो उस टाइम पे हमें भी अपना चीज़ मैनेज करनी है, क्योंकि अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे, अपना ऑफिस काम नहीं करोगे, पिताश्री का भी अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मेरा अपना चल रहा है, उस समय हमें उनको भी मैनेज करना है, घर पे भी मैनेज करना है। तो डेफिनेटली उस फील्ड, उस समय कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हाँ, हम लोग आपस में बॉन्डिंग बना के रखें, टाइम अलॉट कर ले कि भाई जब तुम ऑफिस का एक टाइम लाइन कर लो, तो मैं सुबह सुबह जल्दी जाके ऑफिस जाके मिड आफ्टरनून में चला आता, क्योंकि एम्स में एडमिट था, वो ड्यूरेशन में फिर उस टाइम पे वो तो, और जब कभी होता तो स्ट्रगल का फेज था, तो कभी कभी पापा और हम मिल के बात भी करते हैं कि ऐसे ऐसे करके। तो एक
बॉन्डिंग, फादर एंड सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत उस समय रही हमारी। और जब प्रॉब्लम आती थी तो मम्मी का चेहरा देख के या वाइफ का चेहरा देख के, और 2015 में मेरी बिटिया कुहू का जन्म हुआ था, तो उस टाइम में वो भी बहुत छोटी थी। आप बिलीव कीजिएगा 14 जुलाई को उसका बर्थडे होता है, उसका पहला बर्थडे जो था वो एम्स में उस सेंटर में बना था। अपने भाई के हाथ में रख के मैंने केक काटा था उसका। बहुत बुरा भी लग रहा था कि बताओ इसका पहला बर्थडे है और हम एम्स में ऐसे वार्ड में कर रहे हैं, तो प्राइवेट वार्ड था डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि लोग पहले बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट करते हैं कोई ना कोई अच्छी जगह पे, ये वो। लेकिन बस ये था कि भाई गॉड ग्रेस की उस समय वो था, जीवित था, उसके ब्लेसिंग्स थी, हम लोग ने मिल के बहुत अच्छी तरीके से वो मोमेंट किसी तरीके से काटा। तो अंकुर जी, कॉर्पोरेट लाइफ ने या वर्क लाइफ ने आपको क्या दिया और आपसे क्या लिया, क्या ले लिया? मुझे एक पहचान मिली, एक ऐसी पहचान कि अपने इस फील्ड में मुझे एक आइडेंटिटी जिससे मैं लोगों से मिल पाया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत बड़ा नेटवर्क। और मुझे लगता है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, क्योंकि इसी की वजह से आपको देश विदेश लोकल लेवल पे हर कोई जानता है। और जब आप किसी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ते हो और ऐसे एक पोस्ट पे बैठते हो जहाँ पे आप बिजनेस लोगों को दे सकते हो, आप अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप अपने कॉर्पोरेट के साथ साथ उन सब लोगों के लिए एक ऐसा काम करते हो जहाँ पे सब एक सप्लाई चेन का पार्ट रहा हूँ मैं। तो मुझे पता है कि हर एक कड़ी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल मैनेजमेंट और द ग्राउंड स्टाफ को लेकर, तो मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने इस दौर पे सीखा। आज मेरा करीब 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। सो पाने को बहुत कुछ पाया, नेटवर्क पाई, पैसे कमाए, साथ में बहुत कॉर्पोरेट्स के दोस्त भी बनाए, बहुत पॉलिटिक्स भी देखा, उस पॉलिटिक्स का शिकार भी हुआ, उस पॉलिटिक्स को सीखा भी, फिर उस चक्रव्यूह से निकला भी। दिल्ली एनसीआर के ऐसे नौकरी भी जब आप करते हो, जब आप दिल्ली से आप कहीं और जाते हो तो आपका 2 घंटा 2.5 घंटा तो आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता है, तो क्या आप घर वालों के लिए देंगे समय? तो हम लोग का कॉर्पोरेट का में काफ़ी समय हम लोग को इस तरह के जाता है। तो मुझे लगता है कि हम जब इतना समय कॉर्पोरेट को देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न में हमें क्या मिलता है? एक सैलरी, एक वर्क प्रेशर भी मिलता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब वो सीखने से आप जब आप प्रेशर में आते हो तभी आप काम भी करते हो। तो ये मैं पॉजिटिव साइड भी मैं बहुत कुछ मैंने देखा। लेकिन हाँ, क्या खोया? कई बार हमें लगा कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते हैं, तो इसके लिए भाई डेफिनेटली चेंज करना पड़ता है। और बीइंग अ प्रोफेशनल मैं ये एडवाइस भी करूँगा, आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटी, अपनी नेटवर्किंग को आप अपना बना के रखिए, सीखिए, लोगों को मदद कीजिए कि अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो उनको आप सिखाइए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में आके आपको कुछ पाठ पढ़ाएं, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स में बने। तो मेरा भी यही रहा, एक अच्छे नेटवर्क में रहा, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, एक नेटवर्क के दौर पे बैठा, और आज अगर मैं यहाँ भी हूँ तो वो भी एक नेटवर्क का ही पार्ट है। अंकुर, कॉर्पोरेट्स में कनेक्टेड भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर बार एचआर से मिलते हैं, हम लोग एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम भी बना रहे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, क्या वो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ की इमोशनल वेलबींग के लिए वहाँ काम होता है? देखिए, मैं कहूँगा कुछ हद तक होता है, क्योंकि अब मैंडेट आ चुका है। जिस तरीके से अगर हम पॉश की बात करें, आजकल बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऑलरेडी है, मैंडेटरी है। जब आप एचआर राउंड करते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो उनके एसओपीज़ में होता है कि आप इनको ये सिखाइए, ये सारी बेसिक एटिकेट जो होती है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ को लेकर, आई डोंट थिंक सो कि बहुत कुछ इसके ऊपर किया जा रहा है। ज़रूर संभावनाएं बहुत हैं, किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे हमारे पास इस समय मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे हाथ में जो ये स्मार्टफोन्स आ गए हैं, क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब इस लेवल पे स्मार्टफोन्स का चलन नहीं था। ये पिछले 5-10 साल, स्पेशली आफ्टर कोविड, लोग जब कट गए एक तरीके से
अपने उस दौर से जब उनको लगा कि नहीं, कोविड ने उन लोगों को सिखा दिया कि आपका अपना परिवार ही आपका अपना है, और उसके बाद जितने भी बाकी लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी एक लाइन बन गई, और तब शायद लोग ज़्यादातर हर चीज़ वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया। मैं सप्लाई चेन का पर्सन जो ऑपरेशन देखता था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कलीग्स, मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको हमने सुना ही है कि हमेशा से वर्क फ्रॉम होम कल्चर उनके यहाँ रहा है। लेकिन जब भारत में रह के और ऐसे शहर में भी रहकर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके हाथ में सिर्फ डिजिटल गैजेट्स हो जाते हैं, तो आप बहुत कन्फाइंड हो जाते हो। आपका सब कुछ, आपकी रिश्तेदारी आपके मोबाइल में है, आपकी नेटवर्किंग आपके मोबाइल में है। तो धीरे धीरे करके आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो अपने मोबाइल के कि आपके साथ कोई बैठा भी है, अगर आपकी माँ भी बैठी है तो भी आप मोबाइल में बैठ के आप काम कर रहे होते हो। तो मेरी माँ तो हमेशा ये बोलती हैं, स्पेशली जैसे ही वो सोफे पे आई या कहीं बैठी, मम्मा ऑन, मोबाइल गॉन। तो ये बोलते बोलते बच्चे ऐसे बोलती हैं, तो इस तरीके से हम लोग के दिमाग में भी आ गया कि नहीं भाई, इट मीन्स दैट कि जब कोई है आपके साथ, तो आपकी प्रायोरिटी उनके साथ कन्वर्सेशन में हो, रादर देन कि आप मोबाइल में लगे हो। हाँ, अगर आप किसी बिजी मीटिंग वगैरह में कहीं बैठे हैं, वही बात अलग है, लेकिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा मोबाइल को लेकर इतने ज़्यादा हम लोग पैशनेट हो चुके हैं कि हर चीज़ अब मोबाइल के साथ ही रखना चाहते हैं। इस वजह से हमारी कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है, हमारे को स्किप करने की आदत, हमारे खुद याद करने की क्षमताएं, जो मैंने भी अपने अंदर भी फील किया, वो चीज़ आने लगी। तो मुझे भी लगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो स्टॉप लाइन करनी पड़ेगी, और उसी पे अब मैं काम भी कर रहा हूँ। लास्ट सवाल आपकी कॉर्पोरेट लाइफ से, वर्क से जुड़ा, वर्क लाइफ बैलेंस, ये टर्म आपने भी सुनी होगी पिछले कुछ समय से। हर इंसान जो जॉब में है, काम कर रहा है, वो इसकी बात करता है। क्या चीजें की जा सकती हैं उस वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए? कुछ सजेशंस आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। प्रोफेशन तो आपने चूज कर लिया, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, टीचर्स टीचिंग कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पैशन, और वो पैशन आप खुद देखिए कि ऐसे क्या चीज़ है जिसको करते समय आप उबते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको थकावट नहीं होती। तो मुझे लगा जैसे कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे उस चीज़ में थकावट नहीं हो रही, तो ये मेरा पैशन हो सकता है। तो सेम वे जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में मैं जब चीज़ें देखता हूँ, तो लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। वही कल्चर मैंने कुछ देखा, जापानीज़ भी हमारे साथ थे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर डिसिप्लिन। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे चीज़ें करना, हर चीज़ की SOP को प्रॉपरली फॉलो करना। तो जब इनिशियल स्टेज में जब आप ऐसे कॉर्पोरेट के साथ जुड़ते हो, तो वो आपके इनहेरिट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जब आप ऐसे कल्चर में अडॉप्ट हो जाते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको, मुझे लगता है कि पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। आपको जितना आपके लिए टाइम है ऑफिस में कंसंट्रेट होकर, उतनी देर में आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, और जैसे टाइम हो आप निकल जाइए। इररिलेवेंट कि लोग क्या कहेंगे, या कई लोग होते हैं जो लेट सीटर होते हैं। मैं कभी भी लेट सेटिंग में विश्वास नहीं किया। काम है तो बैठूंगा, नहीं है तो ऑन टाइम निकल जाऊंगा। तो सेम वे आई ऑल्सो लाइक फील कि लोगों को अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको ऐसे समय पे संघर्ष करना पड़ेगा जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। मैंने शुरुआत में भी बात की कि एक हॉबी हो जो जिसको आप जिंदा रखें और आपको जिंदा रखेगी। तो अंकुर की वो हॉबी क्या थी, और रिदमशाला का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, रिदमशाला ही एक ऐसी हॉबी रही है बचपन से, जो एक छोटे से डिब्बे से शुरू हुई। जब मैं करीब स्कूल में, जब हम लोग 10th 11th से के बच्चे जो उस समय होते थे, उन लोगों ने अपने सीनियर्स जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको फेयरवेल पार्टी में वो म्यूज़िक करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, दैट वाज अ मोमेंट जब वो मैंने कैच किया कि तब हम लोग 5th 6th स्टैंडर्ड में थे, तो देखा कि बहुत अच्छी तरीके से ड्रमिंग चल रही है, और मैं सबसे आगे बैठा था। या IIT कानपुर स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सेंट्रल स्कूल में मैं था। तो वो देख के ना मेरे अंदर एक पैशन जगा, क्योंकि जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि ये मेरे अंदर आया कैसे, तो मुझे हमेशा वो इंसिडेंट ज़रूर याद आता है कि वो इतना बढ़िया गाना वो लोग प्ले कर रहे थे,
और वो आके मैंने घर पे उसी को कॉपी किया और बजाना चालू किया। मेरे पापा ने उसको ऑब्जर्व किया कि ये आज ये पहली बार कुछ ऐसा म्यूजिक कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हाथ चला रहा है। तो पापा ने देखा कि ये क्या है, तो मैंने बताया उनको कहानी, मम्मी ने भी कनेक्ट किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अगर एग्जाम ढंग से ये पास कर लो, बढ़िया नंबर आ जाता है, तो तुमको एक इंस्ट्रूमेंट दिलाएंगे। तब उन्होंने, भाई ठीक है, जब आपको एक कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ है, इसको करते हैं और इसको थोड़ा लालच देके इसे वो करवाते हैं। भाई जब आपके सामने कोई गोल रख दिया जाए और ये करने के बाद आपको ये मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उसके लिए कंसंट्रेट हो जाते हो। तो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ किया, मुझे छोटा सा एक बोंगो मिला। उस बोंगो से मैंने उसको रिहर्सल किया, कुछ लोगों से बात किया, कुछ अच्छी उससे टीचिंग लर्निंग ली। उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल का वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक लॉबी का है वो बना, और मेंबर के तौर पे मैंने कई सारे रिप्रेजेंट अपने स्कूल लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे, उस बोंगो से कॉन्गो पे आया, कॉन्गो से फिर स्कूल को रिप्रेजेंट किया। स्कूल के बाद हम लोग ने फर्स्ट टाइम, जैसे आज इंडियन आइडल टाइप का जो सीरीज़ होती है, इस तरीके के सेंट्रल स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने फर्स्ट टाइम नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली एनसीआर को हमने रिप्रेजेंट किया हैदराबाद में। तो वहाँ पे दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल इवेंट। तो जहाँ पे जाने के बाद फिर वो चीज़ मेरे अंदर आ गई बाय डिफ़ॉल्ट। फिर डेफिनेटली स्कूल वगैरह के बाद जब आप कॉलेज में आते हो, तो फिर एक बैंड फॉर्म होता है, वी फॉर्म एट अंतरध्वनि बैंड। हम लोग ने बहुत सारे बैंड के थ्रू म्यूज़िक वगैरह किया। तो ये जो ड्रम्स, जो कनेक्टिविटी आज जो ड्रम सर्कल्स देख रहे हैं, उस समय हम लोगों ने बहुत पैशनेटली हम लोगों ने ये किया। और शायद वो एक ऐसी चीज़ था जो जब मेरे साथ इस तरीके का जब दौर आया, तो मैंने अपने म्यूज़िक को अपने साथ कभी दूर जाने नहीं दिया। और जब मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, तो आज मैं करीब 500 से ज़्यादा स्कूलों के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे उन बच्चों ने हमारे वर्कशॉप्स अटेंड किया। उनके साथ जब भी मेरा वीकेंड्स होता है, तो मैं उनके साथ अपने रिदम शाला को लेकर उनके साथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस कॉमन पैशन को हमने जिया। उन स्टूडेंट्स को भी वो म्यूज़िक, जो एकॉस्टिक म्यूज़िक में जो बात है, वो शायद डिजिटल म्यूज़िक में वो नहीं हो सकती। आपको डेफिनेटली वो था, वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब आप कोई फिजिकली, जब अपने मूवमेंट्स के साथ आप काम करते हो, आपका पूरी बॉडी ऑरा उस पे काम करती है। न्यूरो पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेस बस्टर है। तो इसीलिए जो लोगों को फेंकने की बीमारी है या कुछ गुस्से में जो तोड़ते फोड़ते हैं, उनको ड्रम्स ज़रूर बजाना चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स से मैं बताना चाहूँगी कि अंकुर जी की रिदम शाला और कनेक्टेड कोलैबोरेशन में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स चला रहे हैं। अगर आपका स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लेवल्स पे आप अपनी सोसाइटी में रिदम शाला का इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिदम शाला का थीम ही यही है कि फाइंड योर ओन रिदम। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रम्स बजाएं, हो सकता है कि आप बांसुरी बजाना चाहें, हो सकता है आप सिर्फ हमिंग करना चाहें, हो सकता है आप गाना गाना चाहें, हो सकता है आप पोइट्री करना चाहें, या कुछ भी और। आपकी अपनी रिदम, अपनी आर्ट, अपना टैलेंट आप खुद ढूंढिए जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे। तो आप उसके लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जी, तो एक चीज़ है जिसे कहते हैं ना कि अ टैलेंटेड वन इज हु नो हाउ टू हैंडल हिज टैलेंट। तो टैलेंट तो सबके पास है, लेकिन अगर उस टैलेंट को आपने बखूबी अगर नहीं आपने दिखाया, तो वो टैलेंट धीरे धीरे काश में बदल जाता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि जब वो मुझे देखते हैं कि ड्रम्स जब मैं प्ले कर रहा हूँ, या मेरी बिटिया है, शी इज़ ऑल्सो लाइक प्लेइंग वेरी मच, ड्रम्स को भी अच्छा बजा लेती है, बहुत कुछ म्यूज़िक में वो भी कर रही है। साथ में मिल के हम लोग जुगलबंदी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं हाँ मैं भी अपने टाइम में ये बजाता था। मैंने कहा था वर्ड क्यों आया? किसी ने मना किया आपको? और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी स्टेज का ही मोहताज बनना है, आप अपने लिए कीजिए। हर चीज़ के लिए कॉमर्शियल एंगल मत देखिए। इसको बजाने से फ़ायदा क्या? अरे इसको बजाने से आप खुश हैं, उसको खुशी से आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। आप अगर डांस करने से अगर आपको खुशी मिल रही है, तो डांस कीजिए। क्योंकि कहीं मेंटली अगर आप अनफिट हो जाते हैं, कहीं आपको खुदा न खास्ता जो हेमरेज, जिस तरीके से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो क्या है? वो इसीलिए तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मेंटल ब्लॉकेज है। आप हर समय सरकार को या किसी और को आप नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ये हो गया। हम क्या हैं, हम कितने जागरूक हैं अपने लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट
चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मुझे लगता है कि शायद रिदमशाला के माध्यम से मुझे एक कड़ी ऐसी मिली जिसकी वजह से मैंने अपने आप को पहले संभाला, उसके साथ अपने परिवार को, फिर अपने सोसाइटी को, और आज मैं एक नेशनल लेवल पे स्कूल्स के साथ मिलके, आपके साथ मिलके एक मेंटल हेल्थ जो ब्लॉकेज है दिमाग में कि हम ये नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ आप कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो आप हमसे शेयर कीजिए, वी विल गिव यू, वी हैव दैट नेटवर्क, एंड दैट इज़ वाई वो जब आप नेटवर्क में आते हैं तो चाहे आप किसी भी मोबाइल को है, अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अंकुर जी, अक्सर मैंने देखा बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता, अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब हम उन्हें किसी म्यूजिकल इवेंट में या इसमें देखते बहुत सारे लोग हैं, अपने आप ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं या आप देखते हैं कि वो इमोशनल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग मेंटल हेल्थ पे बात करने से डरते हैं या देर कर देते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़, आर्ट एक्टिविटीज़ उन्हें हेल्प करती हैं टू ओपन अप? राइट। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? हाँ, अक्सर होता है, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जब मैं देखता हूँ कि एक तो सब लोग ना अपने आप को ना एक अलग चेहरा बना के रखे हैं, दो डुअल चेहरे। हम अपने आप को कितना खुश दिखाना चाह रहे हैं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमें एक्चुअली अपने से चाहिए क्या। हम कई लोग को हमें खुद नहीं पता होता कि हम करना क्या चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अपने नेटवर्क में बना के रखिए। जो आजकल लोग नेटवर्क से एकदम हट चुके हैं, पड़ोसी से बात नहीं करता। मेरा बचपन तो मुझे याद है कि 10-12 साल 15 साल की उम्र तक तो मैं अपने पड़ोसियों के साथ ही इतना मैंने खेला है हर चीज़। और आज के बच्चों से बात कर लीजिए, उनको नेक्स्ट डोर नेबर का नाम नहीं पता होता है, एंड वी फील प्राउड दैट वी डोंट नो। तो आप क्या सोचते हैं वो बच्चा किससे बात करे? आज चाहे जेनजी की बात करें, चाहे वो अल्फा स्टेज के बच्चों की बात करें, उन बच्चों में वो कनेक्टिविटी नहीं है। बच्चे ज़्यादा अकेले हो रहे हैं। बच्चे अकेले हो रहे हैं। जब मेरे प्रोग्राम से, ये मैंने व्यक्तिगत देखा है, जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, जब मैं कुछ अपना इवेंट शुरू करता हूँ, तो वहाँ पे बच्चे पहले तो समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है, लेकिन आई बेट कि जब वो 1 घंटा या आधा घंटा मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं उनको वो चीज़ एहसास कराता हूँ, वो एक्सपीरियंस कराता हूँ जो शायद उन्होंने कभी नहीं देखा। तो यही शायद हम लोग की यूएसपी होनी चाहिए कि अगर आप अपनी बात को बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन हम वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी। हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का नाम तो लिखवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे से पूछ नहीं पाते कि तुम वाकई में खुश हो। एक समय आपको भी शायद लगा था कि ज़िंदगी पता नहीं अब बदलेगी, वापस नॉर्मल होगी या नहीं होगी, लेकिन आज आप यहाँ हैं। आज जो कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है, निराश है, हो सकता है वो भी इसी तरह की किसी बुरे समय में हो, टूट चुका हो, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, मैं तो अक्सर गाने सुनता हूँ, और जो है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। तो थोड़े आंसू हैं, तो ये सब जो आंसू, खुशी, ये सब आती रहेंगी। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, मेरी बस यही सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का सिर्फ ख्याल ना रखें, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे 5 लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट बनाए रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन कर दीजिए, कुछ पड़ोसी ऐसे बनाइए जिनके पास आप चले जाइए। हमारे भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास मैं बगैर फ़ोन किए पहुंच गया, घंटी बजाई, भाई हाँ भाई आ जाओ। हर जगह परमिशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम सर मैं आई कम इन, जो स्कूल का कल्चर रहा है। आप अपना नेटवर्क बनाइए, आप अपना 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिताइए, जो मैं करता हूँ। मेरी माँ ने वो मैंडेटरी कर दिया कि घंटे भर नो टॉक नो मोबाइल, सिर्फ अपने। मैं कैलीग्राफी करता हूँ, मैं अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट लिख के देना चाहता हूँ। मैं कैलीग्राफी के माध्यम से लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छा लिखते हैं, आप लिखिए, आप शेयर। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम पोस्ट कार्ड देते हैं लोगों को। इवन आपके साथ भी मैं चाहूँगा कि इसको हम बच्चों तक, लोगों तक पहुँचाएं कि कम से कम लिखिए, आप लिख के आप शेयर कीजिए। एवरीथिंग शुड नॉट बी ऑन डिजिटल। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे वो कम्युनिकेशन नहीं आ पाती जो हाथ से लिखने से आती है। हम लिखना छोड़ देंगे, हम बोलना छोड़ देंगे, तो हम इंसानियत को कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच अंकुर जी, अपने जीवन को हमारे साथ शेयर करने के लिए।
और बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ की रिदम बनी रहे जी। और आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते रहें और आपका नेटवर्क और बड़ा होता रहे। थैंक यू you. सो मच। Thank you. स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। थैंक यू।